अतिशेष शिक्षकों की सूची एजुकेशन पोर्टल पर दे दी गई है, जिसमें प्रदेश के लगभग सभी जिलों में शिक्षक अतिशेष हैं। अब शिक्षक साथियों का एक प्रश्न आ रहा था कि सर आखिर हम अतिशेष क्यों हुए हैं, इसका कारण क्या है। तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम शालाओं में जो पद संरचना है इसे भी देखेंगे। जैसे हम देखें तो एक शाला ऐसी है, माध्यमिक शाला, एकल माध्यमिक शाला है जहां पर 2 शिक्षक कार्यरत हैं और दोनों ही सरप्लस है। इसी प्रकार हम देखें तो एक माध्यमिक शाला ऐसी है, एकल माध्यमिक शाला है, जहां पर केवल एक ही शिक्षक कार्यरत हैं और वे भी सरप्लस की श्रेणी में आ गए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें बता दें कि जो अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाता है वो शालाओं में दर संख्या व विषय मान के आधार पर चिन्हांकन किया जाता है। जैसे दर संख्या की हम बात करें तो इसमें पद संरचना हम देख लेते हैं। जैसे प्राथमिक शाला में 60 तक यदि दर संख्या है तब 2 पद वहां पर स्वीकृत रहते हैं। इसी प्रकार 61 से 90 तक की दर संख्या में 3 पद, 91 से 120 तक की दर संख्या है तब 4 पद, और 121 से 200 तक की दर संख्या है तब 5 पद वहां पर स्वीकृत होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखें कि 150 से अधिक यदि दर संख्या हो गई है तब एक नियमित प्रधान अध्यापक का जो पद है वो स्वीकृत हो जाता है। साथ ही इसमें जो 200 से अधिक यदि दर संख्या होती है किसी प्राथमिक शाला में तब छात्र का जो रेशो है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब प्रत्येक 40 छात्र में एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, जबकि समान रूप से हम देखें प्राथमिक शाला में तो प्रत्येक 30 छात्र में एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम माध्यमिक शाला में देखें तो माध्यमिक शाला में जो 3 विषय होते हैं बेसिक विषय, जिसमें गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान मुख्य विषय हैं, जिनके पद प्रत्येक माध्यमिक शाला में स्वीकृत होते हैं और इसके अतिरिक्त दर संख्या के आधार पर अगले पद स्वीकृत किए जाते हैं। जैसे 106 से 140 तक की यदि दर संख्या है तब जो अगला पद रहेगा संस्कृत विषय का रहेगा। इसी प्रकार 141 से 175 तक की यदि दर संख्या है तब इसमें नेक्स्ट जो पोस्ट रहेगी विज्ञान विषय की रहेगी, और 176 से 200 तक की दर संख्या है तब अगला जो पद इसमें आता है हिंदी विषय का, और 210 से अधिक यदि दर संख्या हो गई है तब ऊपर के क्रम से पुनः इसकी पुनरावृत्ति होने लगती है। तो इस प्रकार से शालाओं में विषय मान और दर संख्या के आधार पर पद स्वीकृत किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर शिक्षक अतिशेष क्यों हुए हैं। जैसे हम यहाँ की बात करें इस एकल माध्यमिक शाला की, तो यहाँ पर 2 शिक्षक कार्यरत हैं और दोनों ही सरप्लस है। तो आखिर कारण क्या है। जैसे हम देखें यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक एक कार्यरत हैं, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 साइंस विषय है। तो यहाँ पर चूंकि दर संख्या कम होगी और विज्ञान विषय का जो पद है वो दर संख्या यहाँ पर हम देख लेते हैं। विज्ञान विषय का जो पद है 141 से 175 तक की यदि दर संख्या है, अर्थात 141 से अधिक दर संख्या हो गई है शाला में तब विज्ञान विषय का पद स्वीकृत होगा। अब यहाँ की हम बात करें तो संबंधित शाला में हो सकता है कि जो दर संख्या है वो 141 से अधिक नहीं हो, इस कारण से जो साइंस का पद है वो यहाँ से सरप्लस या अतिशेष हो गया है। अब इसमें जो दूसरे शिक्षक हैं प्राथमिक शिक्षक हैं, चूंकि माध्यमिक शाला में प्राथमिक शिक्षक के पद नहीं होते हैं, जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं वे माध्यमिक शाला में मतलब उनका पद नहीं होता है। जैसे सहायक अध्यापक हो गए, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 हो गए, या प्राथमिक शिक्षक या फिर सहायक शिक्षक, ये सभी जो शिक्षक हैं प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, माध्यमिक शाला में इनके पद स्वीकृत नहीं है। इस कारण से जितने भी प्राथमिक शिक्षक यदि एकल माध्यमिक शाला में कार्यरत हैं उनका नाम सरप्लस की श्रेणी में आया होगा, वे अतिशेष आए हुए होंगे। अब इसमें एक बात और कि यदि कोई एकीकृत शाला है, जैसे 1 से 8 तक एकीकृत शाला है, तब ऐसी एकीकृत शाला में प्राथमिक शिक्षक का पद स्वीकृत है और वहां पर प्राथमिक शिक्षक कार्यरत रह सकते हैं, वे अतिशेष की श्रेणी में नहीं आएंगे यदि दर संख्या है तब। तो इस प्रकार शालाओं में जो अतिशेष का चिन्हांकन किया गया है वो दर संख्या व विषय मान से किया गया है। अब आप इसमें चेक कर लें कि आपका जो डेजिग्नेशन है वो इसमें सही प्रदर्शित हो रहा है या नहीं। यदि त्रुटिपूर्ण है तब इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप देख लें कि आपकी जो प्रेजेंट पोस्टिंग डेट है वो सही है या नहीं है, क्योंकि इसके कारण से भी अतिशेष की गणना की गई है। जो भी शिक्षक संबंधित शाला में सबसे अधिक समय से कार्यरत है वे अतिशेष की श्रेणी में इसमें आए हुए हैं। तो आप यहाँ से देख लें कि कहीं इसमें त्रुटिपूर्ण जो जानकारी जो डेट है वो अंकित तो नहीं हो गई है, और यदि त्रुटिपूर्ण हो तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य और जानकारी है, जैसे एज आप देख सकते हैं, और जो दिव्यांगता से संबंधित जानकारी है या फिर गंभीर बीमारी से संबंधित जानकारी है यदि आपके पास में हो तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका अतिशेष में चिन्हांकन हो गया है यदि नियमानुसार नहीं होना था तो वो हट जाएगा। और यदि सभी जानकारी सही है और आपका नाम अतिशेष की श्रेणी में आया है तब इसके लिए अब वर्तमान में कुछ नहीं होगा, आगामी समय में काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग के माध्यम से आपको नवीन संस्था में ज्वाइन होना पड़ेगा। ये थी अतिशेष शिक्षकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।